हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम अभी तक देख चुके हैं चैप्टर 1, जो कि हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1.2 हमने देखा था, चैप्टर 1 का टॉपिक 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स, इंजीनियर्स की मेथड्स और प्रोग्रामर की मेथड। हमने चैप्टर 1 का टॉपिक 3 देखा था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवैल्यूएशंस। उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें कौन कौन से इवॉल्वमेंट या कौन से रिवोल्यूशंस उसके अंदर आए। 1.4 हमने देखा था, वाई इज़ इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्यों जाएं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। टॉपिक चैप्टर 1 का टॉपिक 5 हमने देखा था, लर्निंग मेथड्स, कि हम पूरे इस कंप्लीट प्रोग्राम में, इस पूरे कंप्लीट कोर्स ऑफ कंटेंट में हम कौन कौन से कंटेंट्स को कवर करेंगे, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कौन कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होंगी। फिर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 था हमारा फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजाक्स, स्कीमा, ओपन ग्राफ, वेब यूआई, फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप। हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अभी हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर 3 चल रहा है, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस, फेजेस और स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर एवरी फेजेस, जिसमें हमने चैप्टर 3 का टॉपिक 1 कवर किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड इंजीनियरिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका हमने प्रैक्टिस सेट भी आपको निकल चुका है। चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 का सभी का हर एक टॉपिक का एक एक प्रैक्टिस सेट भी आया है, प्रैक्टिस वीडियो भी आया है। 3.2 हमने टॉपिक देखा था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कौन कौन सी होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, क्या होते हैं और उसकी मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, रिक्वायरमेंट लेने की मेथड्स कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने टॉपिक 3 हमारा स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 का टॉपिक 3 हमने स्टार्ट किया था, स्टेट्स। स्टेट मीन्स स्टडी, टास्क, एनालिसिस, थ्योरी, इवेंट्स, सर्वे, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट भी आप देख चुके हैं। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था चार्ट प्रिपरेशंस, जो हम एस्टिमेशंस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर का, जो एस्टिमेशंस कस्टमर को दे रहे हैं, क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और हम सॉफ्टवेयर के फीचर्स किस तरीके से नोट डाउन कर रहे हैं और टाइम और कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस वीडियो भी हम अभी बना रहे हैं, जिसका हम प्रैक्टिस वीडियो अभी राइट नाउ हम बनाएंगे। जिन्होंने अभी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के आपको वीडियो वीडियो अलर्ट्स के मिलते रहें। प्लस आपको कोई डाउट हो, कोई मेथड से रिलेटेड कोई डाउट हो और फर्दर उसमें अंडरस्टैंडिंग करना हो, कुछ और क्वायरीज हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस जो चैप्टर 1 से लेके अभी तक की जो वीडियोस हैं वो उनको देख लें। अभी हमारा टॉपिक जो चैप्टर 3 का टॉपिक 4 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चार्ट प्रिपरेशंस के बाद जो हमने फॉर्म्स है, प्लग्स है, मॉड्यूल्स है, टाइम है और कॉस्ट है, इनकी कैलकुलेशन का ये प्रैक्टिस वाला है। ठीक है। अब इसकी एज सच तो कोई प्रैक्टिस तो है ना, कोई टेक्निकल प्रैक्टिस तो होती नहीं है, लेकिन आप किस किस लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। आपको करना क्या है, आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, जो आपके आसपास के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स आप जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनके आपको पूरा कंप्लीट एसआरएस करना है। अभी तक हमने एसआरएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स देख चुके हैं ऑलरेडी। आपने सबसे पहला देखा था प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हम देखा था हमने। फिर रोल्स प्ले देखा था हमने। ठीक है। रोल्स प्ले के बाद हमने कौन सी चीज़ देखी, स्टेट्स देखी। स्टेट्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, स्टडी देखा, टास्क देखा, एनालिसिस देखा, इवेंट्स देखा और सर्वे देखा।
और लास्ट हमने चार्ट प्रिपरेशन देखा। किसके किसका चार्ट? जो आपको टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करके जो लास्ट को बताता है। असल में आपको जो प्रैक्टिस जो करनी है, प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि आप माइंड में ही प्रोटोटाइप को पिक्चर करके, रोल प्ले करके, उसके स्टेट्स स्टेट्स बना के आप सीधे चार्ट बना सको। इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस लेवल की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, जो रियल लाइफ इवेंट्स, जो भी आपकी रियल लाइफ इवेंट्स हैं, उन पे आपको चार्ट प्रिपेयर करना है। सब चीज़ करके चार्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है? जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल, हम सबसे कॉमन जो हमारा आसपास हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लेवल पे अगर आता है तो सबसे पहले जो आता है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट ही आता है। तो आप सबसे पहला जो एक सब जो बनाएंगे वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बनाएंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल होना चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल होना चाहिए, एग्जाम मैनेजमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल होना चाहिए, और कंप्लीट एंड तक मतलब सारी चीज़ें आप बनाने की कोशिश करेंगे। मीन्स स्टडी से हमारा स्टडी स्टडी करके हम स्टेट बनाते हैं, मतलब स्टेट से हमारा रोल प्ले और प्रोटोटाइप बनता है, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी कंप्लीट करके फिर हम उसके बाद चार्ट बनाते हैं, फाइनल आउटपुट बनाते हैं, व्हाट इज फीचर्स ऑफ। फिर उसके बाद हमारे लिए कॉमन हो जाता है ई कॉमर्स के लिए बनाना कोई एप्लीकेशन। अब ई कॉमर्स के लिए आपको करके देखना है। अब ई कॉमर्स के अंदर सेलर्स होना चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्लाइंट्स के अलग से लॉगिन होना चाहिए, मल्टीपल क्लाइंट्स लेना है, इनवॉइसिंग होना चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए, स्टॉक्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बिलिंग होना चाहिए, जीएसटी कंप्लाइंसेस के साथ पूरा कंप्लीट बिलिंग होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर मैं ई कॉमर्स को अगर मैं डिवाइड करूं, तो पूरा एक ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। ऑनलाइन स्टोर हमको चाहिए, इसका एनालिसिस करना है। पूरा एक बिलिंग बिलिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है? ऑनलाइन स्टोर है, बिलिंग सिस्टम है, मतलब कंप्लीट हमको उसमें ऑन ई कार्ड चाहिए पूरा हमको। ठीक है? हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं कराना है, उसमें चेकआउट ई कार्ड सिस्टम भी होना चाहिए, बिलिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर उसके अंदर अकाउंटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको उस पे कंप्लीट आपको एसआरएस बनाना है। अकाउंटिंग पूरा होना चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, मल्टीपल रिपोर्ट्स उसमें निकलते हों। फिर इन्वेंट्री होना चाहिए। इन्वेंट्री होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से आप है ना इंडिविजुअली भी आप बना के एक कंप्लीट ई कॉमर्स और प्लस स्टूडेंट मैनेजमेंट पूरा आपको बनाना है। फिर आपने आज के डेट में देख रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन ई लर्निंग सिस्टम बहुत चल रहा है। तो आपको एक ई लर्निंग सिस्टम पे भी आपको बना के देखना है। ठीक है? अब जब इसके इनके जब लास्ट फाइनल आप चार्ट्स बनाएंगे, इसके बाद जो आप कस्टमर के जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे अलग अलग टीम को लगाएं, अलग अलग आदमी को लगाएं। हर एक चीज़ पे आपको अलग-अलग आदमी को नहीं लगाना है। आपको सीधे चार्ट्स बनाना है। हमारा मकसद है जस्ट टाइम निकालना, कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो टाइम और कॉस्ट हम चार्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका माइंड सेट, माइंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप डायरेक्ट चार्ट को बना सकें। उसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा एसआरएस की प्रैक्टिस करना, जिससे आप डायरेक्टली चार्ट्स प्रिपेयर करने के लिए कैपेबल हो जाएं, डायरेक्ट चार्ट बना लें। जैसे कस्टमर ने बोला, आपके माइंड में पूरी ये सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और जैसे पिक्चर क्लियर हो, आप फटाफट फटाफट आपने चार्ट्स बनाना शुरू कर दिया। इसके अंदर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हुआ तो चार्ट्स के लिए जो हमें एक थ्योरी का सिस्टम चाहिए होता है, स्टडी, टास्क, एनालिसिस, एनालिसिस के बाद थ्योरी। ज़्यादा से ज़्यादा हम थ्योरी बना लेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, है ना? कोशिश हमारी क्या करना है, थ्योरी और चार्ट ही बनाना है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें कोई चीज़ छूटे भी ना। मतलब हमारा इवेंट्स है, सर्वे है, टास्क है। सर्वे तो आपको कस्टमर से करवाना है, मीन्स, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इसी के मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि एसआरएस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए।
आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे? नंबर एक, शुड बी क्लियर। ये आपको मैंने बताया था, शुड बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल बाय एनीवन, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी होना चाहिए। तो चार्ट एक ऐसी चीज है जो इजिली अंडरस्टैंड हो जाती है, प्लस थ्योरी तो रीडिंग मटेरियल हो जाता है कि मुझे किसी को, उसको कस्टमर को, क्लाइंट को मुझे पढ़वाना पड़ेगा, पढ़ेगा, फिर उसको समझेगा, तब उसको समझ में आएगा। लेकिन चार्ट से उसको पूरे सॉफ्टवेयर के, पूरी एप्लीकेशंस के एक फीचर्स कंप्लीटली एक लिस्ट आउट हो जाते हैं विद उसके अवेलेबल फंक्शंस के साथ। ठीक है, इजी होना चाहिए। ठीक है, उसी में उसी में आपके चार्ट में ही अमेंडमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए, मतलब मॉडिफाइडेबल होना चाहिए। तो आप जब भी बनाएंगे तो आप एटलीस्ट इतने, आप है ना, इतने आप उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने की, करने की कोशिश करेंगे। फिर जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका ये चीज़ बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे एक इससे पहले भी बोला था कि हम जो ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है, वो एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए आज 2020 की चीज़ में है ना, फॉलो करते हुए चल रही है। वो है एल सी एन सी, एल सी एन सी। व्हाट डू यू मीन बाय एल सी एन सी? लो कोड नो कोड। पहले तो नो कोड, हमें कोई कोडिंग नहीं करना है, हमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करना है, कोडिंग नहीं करना है, और अगर करना भी पड़े तो बहुत लो कोड। ठीक है। अब उस 2020 के एरा के अकॉर्डिंग जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे जब काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब करते हैं वाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हमारा नो कोड प्रायोरिटी देता है, और अगर कोड करना भी पड़े तो लो कोड हमारा, लो कोड फिर हम कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़े। ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमारा एस आर एस अगर 100% परफेक्ट है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई एरर की अगर कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर 100% विदाउट कोडिंग बनेगा, नो कोड के बनेगा, नो कोड। और जो कोडिंग अगर हल्की फुल्की जो होगी भी, वो कहाँ पर होगी? थीम पे होगी, थीम बनाने पे होगी। थीम मतलब कलर कॉम्बिनेशंस पे होगी, या जो हमारे पास लाइब्रेरी में जो प्लग्स नहीं होंगे उनको डेवलपमेंट में होगी कोडिंग। मतलब लो कोड, एल सी आ जाएगा, लो कोड। बहुत माइनर सा हमको कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर ये हमारा एस आर एस 100% है, इट मीन्स कि हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो एरर आने का, बग आने का जो चांस है, वो 0% हो जाएगा। कौन कौन सी चीज? एरर और बग। ठीक है। एज वेल एज, अब अगर हमारा 100% एस आर एस परफेक्ट है, तो हमारे सॉफ्टवेयर की लाइफ या रिलायबिलिटी वो 100% होगी। ठीक है। एज वेल एज, जैसा कि मैंने बोला कि कैसे 100% है ना रिलायबल हो सकता है, या उसकी लाइफ 100% लॉन्ग लिव कैसे हो सकता है, लॉन्ग लिव कैसे हो सकता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग लिव कैसे हो सकती है? रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कल की डेट में भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो हमारे एसआरएस में हम उनका भी अमेंडमेंट रखेंगे कि भाई अगर हमें कल की डेट में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो कौन सी चीज, कौन किस तरीके से वो अपग्रेड होगी। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑटो अपडेट्स का एक फंक्शनैलिटीज और फंक्शंस भी होगा। प्लस बाकी डिपेंड्स तो आपके है ना, इसके सिस्टम डिजाइन पे डिपेंड करेगा, आप उसका सिस्टम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, जो कि अगला टॉपिक होगा कि हाउ टू डिजाइन योर कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम। ठीक है। और एसआरएस में हम मेन चीज क्या निकाल रहे हैं? टाइम और कॉस्ट। ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद है, जैसे इंजीनियरिंग में कोई भी इंजीनियरिंग का मेन मकसद, जो सबसे फर्स्ट जो कस्टमर की नज़र में जो इंजीनियरिंग यूज करने का जो मतलब होता है, वो ये कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। लेकिन सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है वो टाइम और कॉस्ट ही होता है। लेकिन ये जो कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट बताता है, वो 100% परफेक्ट नहीं होता। 100% परफेक्ट मतलब, अगर मैंने 1000 रुपीज़ या 1 लाख रुपए अगर मैंने प्राइस बताई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 लाख रुपए ही पैसा लगेगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि हर इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता ही है। तो एज वेल एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा ही होगा। चाहे वो आप सिविल इंजीनियरिंग में देखें, चाहे किसी भी तरह की इंजीनियरिंग में देखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें, एग्रीकल्चर्स में देखें, किसी भी तरह के, किसी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शंस में, डेवलपमेंट में, वहाँ पर प्लस माइनस की गुंजाइश रहती है, क्योंकि क्लाइंट भी कुछ अमेंडमेंट्स
देता है, कुछ अमेंडमेंट्स इनपुट्स करता है, कुछ हम अपनी तरफ से अमेंडमेंट्स कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर कॉस्ट इसलिए डिफर करती है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है। रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, मतलब एक अगर हमने कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस बता दिए, तो हमारा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल कोई हमारे को कोई तोड़ के नई चीज़ बनानी है, तो रॉ मटेरियल हमारा वेस्ट जाएगा और नए सिरे से हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर क्या रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल हमारा एक प्लग्स, रेडीमेड डेवलप्ड प्लग्स हैं जो हम उसको रीयूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहा है। हमें थोड़ी बहुत मेहनत और एक्सटेंड करनी पड़ेगी, हमारा काम थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, लेकिन बहुत मामूली सा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 5%, 5% प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 100% गारंटी वैसे भी नहीं हो सकती। इट्स डिपेंड ऑन योर एसआरएस की कितनी क्लियरिटी है, एसआरएस कितना इजी है, कंप्लीटनेस होना चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अनकंप्लीट इनकंप्लीट ही उठा के है ना एसआरएस कंप्लीट करके कस्टमर को पुट कर दिया। कंप्लीट हुआ नहीं, उससे पहले आपने कस्टमर को प्राइसिंग बता दी, कॉस्टिंग बता दी। ठीक है। अब इसमें हमने जो सारे कौन कौन से अभी तक हमने एसआरएस में देखा है वो देख लिया। प्लस इसकी आपको मैंने दो कॉस्टिंग की मेथड बताई है। एक मेथड बताइए कि भाई साहब आप जो है कॉस्टिंग जो है रिकॉर्ड वाइज करेंगे, और एक मेथड डेवलपमेंट वाइज। अब जब रिकॉर्ड मेथड को फॉलो करेंगे, तो आपको क्या होगा? सबसे पहले एसआरएस करके आपका सॉफ्टवेयर भले बना हो या रेडीमेड हो या ना हो, लेकिन आप सॉफ्टवेयर का पूरा एसआरएस करने के बाद ही आप उसका रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। मतलब आपको रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग के लिए भी पहले पहले आपको या तो सॉफ्टवेयर रेडी करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट तो सॉफ्टवेयर रेडी रखना पड़ेगा। या सॉफ्टवेयर रेडी नहीं रखते हैं, आप रिकॉर्ड बेस्ड कस्टमर को आप प्राइसिंग दे रहे हैं, तो उस केस में आपने कॉस्टिंग तो दे दी, कॉम्पिटिटिव रेट में कॉस्टिंग तो दे दी थी, और कंटिन्यूसली उसमें डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन फिर भी हमें एसआरएस से टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम और कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम जो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जो हमारी जो लागत है, जो हमारी कॉस्ट जो लग रही है, वो कितने साल में रिकवर्ड होगी, कितने साल में रिकवर्ड होगी, या हमारे पास है ना कितने सालों तक वो हमारा डेवलपर उसमें उसमें इन्वॉल्व होता रहेगा, एक टीम पूरी इन्वॉल्व होती रहेगी। मतलब अगर हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अगर 25 लैक्स उसमें इन्वॉल्व है, इट मीन्स कि हमें ये इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल कंपनीज को, मल्टीपल क्लाइंट्स को हमें सेल करना पड़ेगा, ताकि ये 2 साल या 3 साल में हमारी ये लागत जो है वो निकल सके, 2-3 साल में हमारी ये लागत, हमारा जो ये 25 लैक्स है वो रिकवर हो सके। तो हमें उस लेवल पे क्लाइंट्स को, उस लेवल पे अमेंडमेंट्स के साथ, अपडेट्स के साथ हमारा वो 25 लाख हम रिकवरी कर सकें। ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिकॉर्ड बेस्ड में हमारा ये क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि ये निकालने में आपको 10 साल लग जाए, नहीं। है ना? मतलब हमारी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो कि हम सेम सॉफ्टवेयर को, सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स आपको सेल करना है। और वैसे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है? एलसीएनसी का कंसेप्ट है। वैसे भी अगर आप है ना आपने कोई कोड बना लिया है, तो वो अगले प्रोजेक्ट्स में रीयूज होगा ही होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रीयूज होगा। बहुत रेयरली एक ऐसे कुछ एक आध दो फंक्शंस होते हैं जो आगे किसी प्रोजेक्ट्स में रीयूज नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी ना कभी तो आपके पास लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, वो कभी ना कभी तो यूज होगा ही होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक जो है जो हम लेके चलेंगे, वो अभी जो हमारा ये प्री डेवलपमेंट टॉपिक था। प्री डेवलपमेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे? एक था जो हमने देखा था फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा हम देख रहे हैं एसआरएस। प्री डेवलपमेंट है, प्री डेवलपमेंट मतलब अभी कस्टमर को आपने कॉस्टिंग और प्राइसिंग बताना है। कॉस्टिंग प्राइसिंग बता दी कस्टमर को, अब कस्टमर डन करेगा कि ठीक है साहब अब आप हमारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इफ कस्टमर बोलता है कि आप हमारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपको हमने एडवांस दे दिया, एग्रीमेंट हो गया, सारी बातें हो गई, पे हो गया, ठीक है। अब हमारा ड्यूरिंग डेवलपमेंट चलेगा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में जो होगा हमारा, वो पोस्ट डेवलपमेंट होगा। मतलब हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड करने के बाद, पूरा पेमेंट लेने के बाद, अब पोस्ट डेवलपमेंट होगा। पोस्ट डेवलपमेंट मतलब सपोर्ट से उसमें इम्प्रूवमेंट हैं, कस्टमाइजेशंस हैं, अमेंडमेंट हैं, कोई नया अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी चेंजेस है, इस तरह के अमेंडमेंट्स होते रहेंगे।
ठीक है। तो अब हमारा जो एक्चुअल है वो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट फेज में दो चीजें, आप दो तीन चीजों में टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। वो है, एक होता है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन, अब सिस्टम डिजाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं। फिर दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है तीसरा हमारा टेस्टिंग। अब इसके बारे में हम अब अगला टॉपिक्स हम पढ़ना शुरू करेंगे विद प्रैक्टिकल्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, कि हम उसमें क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह के। जब ये हमारा चैप्टर 3 के जब सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, इंस्टॉलेशन और सपोर्ट्स नहीं बताऊंगा, वो उसका एक हम अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो इंस्टॉलेशन और सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है, क्या डिप्लॉयमेंट सिस्टम हो सकता है, सर्वर की टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, वो मैं आपको अलग चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स और कवर करेंगे, जिसके अंदर इंडिविजुअली टॉपिक्स भी होंगे, और उसके अंदर एक तो मस्ट है कि सिस्टम डिजाइन के अंदर ये चीज होनी चाहिए, और एक शुड हैव कि क्या चीज और हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन होनी चाहिए। इट इज गुड कि अगर आप वो चीज को कर लें, तो हम दोनों तरह की मेथड्स को हम समझेंगे, जिसमें हमने सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में हमें कोडिंग है, तो कोडिंग वाला एक जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट का एक सिस्टम आएगा इसके अंदर, लाइब्रेरी डेवलपमेंट का। तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट का भी एक और चैप्टर बनेगा, जिसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ लाइब्रेरी डेवलपमेंट चलेगा, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम कंटिन्यूसली अमेंडमेंट और अपडेट, जो वीडियोस के टॉपिक्स हैं, मल्टीपल लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स के टॉपिक हैं, वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। जैसे प्रीवियसली वीडियोस में भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास पहले से ही कई सारी लाइब्रेरी अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करेंगे या लाइब्रेरी बनाना शुरू करेंगे, नहीं। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर लाइब्रेरी आपके पास नहीं है, तो लाइब्रेरी आप पहले लाइब्रेरी बनाएंगे फिर कस्टमर को डिलीवर करेंगे, नहीं। तो आपके पास जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे, तो उस क्लाइंट का ऑलरेडी आपके पास 80 to 90% लाइब्रेरी बनी हुई होनी चाहिए, तभी तो आप कस्टमर को टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे और परफेक्टली डिलीवर कर पाएंगे। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो लाइब्रेरी होगा। लास्ट सेकंड जो चैप्टर होगा वो इंस्टॉलेशन और सपोर्ट सिस्टम होगा। देन उसके बाद हम अभी इसी चैप्टर में हम इन तीनों पे भी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।